जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ हिंदी इलेक्टिव के बारे में। जिसका जिसका भी हिंदी इलेक्टिव होगा उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग के लिए मैं मॉडल पेपर 2025 बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे आता है। 75% लगभग इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। देखकर इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि आप लोग का टोटल एग्जाम जो होगा 3 घंटे को होगा, जो कि 80 नंबर के एग्जाम होगा। 80 नंबर में से आपका 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है अपठित बोध पूछा, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। गद्यांश जब पढ़ लीजिएगा इसके बाद आप लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा है, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़कर जो है ना समझा कर आंसर बताना बहुत ही लॉन्ग हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग गद्यांश को पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए जो उपयुक्त शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञान जनित उपलब्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के संतुलित सामंजस्य स्थापित करके जो है विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। सब यहाँ पे देखिए पद्यांश एक दे दिया हुआ है, इस पद्यांश को आपको अच्छा से पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आइएगा, तो क्वेश्चन पूछा है कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? तो कवि जो है ग्रीष्म ऋतु का चर्चा कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यहाँ वह क्या है? एक स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो जो पद्यांश ऊपर दिया हुआ था उसका एक शीर्षक लिखना है, तो उसका शीर्षक जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तोड़ती पत्थर। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आता है, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? तो यहाँ पत्थर जो है कठिनाई का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो कूटवाचन जो है प्राप्तकर्ता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, लाइव शब्द का अर्थ है। तो लाइव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण होता है उसको हम लोग लाइव बोलते हैं या लाइव बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए, सबसे ऊपर बाईं की ओर प्रेषक का नाम व पिता लिखा जाता है, ऐसा किस पत्र में लिखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिक पत्र में जो है ऐसा लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है फीचर से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी सही दिया हुआ है, जो सही नहीं है यानी कि गलत है उस पर टिक मारना है हमको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फार्मूला होता है। ये आपका जो है ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें टिक मार दिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना जो है काम संपादक का नहीं है। नेक्स्ट आता है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है वो लोगों का मार्गदर्शन करना भी है, मनोरंजन करना भी है, सूचना देना और शिक्षित करना भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल गजट जो है भारत का पहला ऐसा अखबार है जो पहली बार प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आता है देखिए, कम शब्दों में
कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको पद्यांश दिया हुआ रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। ये आपको पुस्तक से यानी कि आपके किताब से पद्यांश दिया रहेगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ था उसका रचयिता पूछ रहा है, तो उसका रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस पद्यांश का प्रतिपाद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवसेना की प्रेम पीड़ा जो है इसका प्रतिपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? तो इस पद्यांश में जो है यमक का अलंकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई हैं? तो पर जो प्रस्तुत पंक्तियाँ थी वो जो है स्कंद गुप्त से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कंद गुप्त। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। फिर से यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिया है, इसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है। इसको अच्छा से पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा इसके बाद क्वेश्चन में आइएगा, तो क्वेश्चन देखिए बोला गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्गृष्ट है? ऊपर जो पंक्तियाँ दिया हुआ था वो किस पाठ से उद्गृष्ट है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन व दिया से उद्गृष्ट है। नेक्स्ट आता है, यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ वक्ता जो है बड़ी बहुरिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ी बहुरिया। नेक्स्ट आते हैं, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकुलता का भाव प्रकट हुआ है। नेक्स्ट आता है, यहाँ श्रोता कौन है? यहाँ श्रोता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरगोविंद। नेक्स्ट देखिए आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अब देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुखी अशोक को देखना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं, चार हाथ लघु कथा किस के शोषण को उजागर करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजदूरों की। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंग भूमि में। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? तो लेखक ने जो है खाऊ उजाड़ू सभ्यता जो है जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को कहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब कि 2 नंबरिया 3 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे आपको 31 से लेकर 38 तक 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो आप लोग का 2 नंबर रहेगा। तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से बना लेना है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट से जो है इसका आंसर अपने नोट कॉपी एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें लिखते रहिएगा। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन उतार लीजिए और अपने नोट्स कॉपी से इसका आंसर बना दीजिएगा। अब आते हैं 3 नंबरिया क्वेश्चन में। 3 नंबरिया क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दें। फिर से यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ रहेगा। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा, नंबर रहेगा, वो 3 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अगर 6 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बनाते हैं तो 6 3 के 18 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो 18 नंबर यहाँ से, 2 नंबरिया से 12 नंबर, तो 18 12 कितना होता है? 30 नंबर, और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव 60 नंबर हो गया। अब आपको 20 नंबर का 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर या पूछेगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 47 से लेके देखिए 50 तक 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से जो आप लोग यहाँ से 1 क्वेश्चन बराबर 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं तो 5 तिया 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आप लोग को। और एक लास्ट में आपको एक दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए बोलेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन देगा सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, देखिए आप लोग को नीचे दिख रहा होगा 51 और 52 क्वेश्चन। तो 51 और 52 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 1 पे आपको सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो अगर आप लोग इसमें से 2 में से कोई एक बनाते हैं तो इससे जो है आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 रहेगा, जो कि 5 चौके 20 नंबर का रहेगा, और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 20 50, और 2 नंबरिया आपका 12 नंबर का रहेगा, 3 नंबरिया 18 नंबर का। 18 12 हो गया आपका 30, और इधर से 50 50 और 30 कितना हो गया 80 नंबर का। यानी कि टोटल आप लोग का जो है 80 नंबर का यही क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैं सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। सब्जेक्टिव आप लोग खुद अपना नोट्स से कर लीजिएगा। और आप लोग को जो भी दिक्कत परेशानी लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।